चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जो पंचवर्षीय योजना है कि जो 3 पंचवर्षीय योजना है वो पिछली क्लास में हम लोग खत्म कर ली है। अब आगे बढ़ेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना से। ठीक, तो पहले ध्यान देंगे कि पंचवर्षीय योजना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा टॉपिक ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और भूगोल और अर्थशास्त्र में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना, समय याद रखना 1969 से 1974। ठीक है, क्योंकि कभी कभी पेपर में कुछ भाषा में ये पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, शायद साथ में उसके बगल में टाइम लाइन दे दिया जाता है, उसको है ना नहीं मिलान करना रहता है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो था 1969 से 1974 तक। और चौथी पंचवर्षीय योजना B.R. गाडगिल मॉडल पर आधारित है। ठीक, ये चौथी पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी वो B.R. गाडगिल मॉडल पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। साथ ही जो हर पंचवर्षीय योजना जब सरकार के द्वारा चलाई गई तो उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया, एक उद्देश्य रखा कि इस उद्देश्य से है ना कि वो पंचवर्षीय योजनाओं को आगे चलाएंगे, उसके लिए उन्होंने नीति बनाया। ठीक है, एक लक्ष्य के तहत। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, स्थायित्व के साथ विकास। ठीक है, मतलब जो भी विकास कार्य, जो भी कार्यक्रम जो सरकार द्वारा उस समय चलाए जा रहे थे वो चाहते थे कि वो स्थायित्व हो, ज़्यादा देर तक हो रहे। साथ ही आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की कोशिश भी की गई। ठीक है, तो आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का उद्देश्य भी चौथी पंचवर्षीय योजना में रखा गया, याद रखना। साथ ही चौथी पंचवर्षीय योजना में एक बात और याद रखना है कि कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में जो पहले पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक कृषि पंचवर्षीय योजना जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उसके लिए जो नीति अपनाई गई थी, जो नियम कानून उसके लिए लागू किए गए थे सरकार के द्वारा। ठीक है, जो सब्सिडी प्रदान की जाती थी उन सब के माध्यम से चौथी पंचवर्षीय योजना में एक चीज़ देखा गया कि चौथी जो कृषि वृद्धि दर है ना वो सर्वाधिक क्या की गई देखी। और साथ ही परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। ये किस समय किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय। टाइमलाइन याद रखेंगे 1969 से लेकर 1974 के टाइम हुए। ठीक है, और इसमें आगे कुछ बातें हैं, देखते हैं कि क्षेत्रीय विषमता दूर करने का उद्देश्य। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में जो आसपास में जो क्षेत्रीय विषमता मौजूद थी उसको दूर करने का उद्देश्य भी इसमें शामिल किया गया। और इसको क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए केंद्र विकास केंद्र उद्यान की स्थापना भी की। जो क्षेत्रीय विषमता उसको दूर करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विकास केंद्र उद्यान की स्थापना की गई। जो श्वेत क्रांति योजना प्रारंभ हुआ ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना के समय ही हुआ। इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि श्वेत क्रांति योजना प्रारंभ किस समय हुआ? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के समय हुआ। और जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। मतलब जो उस समय के जो बैंक थे है ना कार्य कर रहे थे, ये विशेष यहाँ पे बातें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हो रही, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। जो टाइम लाइन है कि 1969 से लेकर 1974 के बीच जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, इस बीच में कुछ भी सरकार के द्वारा नई नीति नैतिक योजना या कार्यक्रम लागू किए गए वो सब उसी के अंदर आएंगे। इसीलिए याद रखना कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो किस बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। तो अब इसमें ये बोला गया है कि जो बैंक का राष्ट्रीयकरण ये किसके अंतर्गत आ गया? चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। साथ ही हरित क्रांति जो चलाई जा रही थी इसके नतीजे भी इस समय देखने को मिले चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और भारत पाक युद्ध भी इस समय चल ही रहा था 1974। चलिए ठीक, 1971 में भारत पाक युद्ध शुरू हुआ था। चलिए, बफर स्टॉक की अवधारणा पेश की गई। ठीक है, जो बफर स्टॉक की अवधारणा कब पेश की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, तो बफर स्टॉक में किस चीज़ को रखा जाता है? जो खाद्यान्न होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 5 मिलियन टन खाद्यान्न का स्टॉक रखने की अवधारणा ये आई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में, सरकार के द्वारा लाया गया। क्योंकि उस समय जो मौसम था वो विषम रहता था, प्रतिकूल रहता था, कहीं कहीं बारिश तेज होती थी, कहीं अकाल पड़ जाता था या सूखा ज़्यादा रहता था। तो सरकार को जब इन सब परिस्थितियों को देखे तो उन्हें लगा कि जो खाद्यान्न चीज़ें हैं है ना, जो जरूरी चीज़ें हैं उनको क्या किया जाए? स्टॉक किया जाए, उनको एक जगह संग्रह करके रखा जाए ताकि ऐसी परिस्थितियों में इन सब चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सके। तो पहली एक चीज़ याद रखना है कि बफर स्टॉक की अवधारणा पेश किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इसमें एक मात्रा तय किया गया कि 5 मिलियन टन खाद्यान्न का बफर स्टॉक किया जाएगा। ठीक है, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में आया। इसके बाद क्या चौथी पंचवर्षीय योजना सरकार ने चलाया, उनकी जो नीति थी उनको लागू किया गया, एक लक्ष्य निर्धारित
किया गया था, एक उद्देश्य के साथ काम किया गया था, क्या वो इस कार्य या लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए? क्यों नहीं, असफल हो। तो चौथी पंचवर्षीय योजना ये नहीं कह सकते पूरी तरीके से असफल हो गई, क्योंकि इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी आई, जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। साथ ही श्वेत क्रांति की जो योजना प्रारंभ की चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ठीक है, तो चलिए असफलता के जो कारण थे वो मौसम की प्रतिकूलता। ठीक है, मौसम की प्रतिकूलता के कारण जो खाद्यान्न चीज़ें हैं इनका क्या बफर स्टॉक किया जाने लगा, कहीं अकाल ज़्यादा पड़ जाते थे, वहाँ लोगों को भूखमरी की समस्या का सामना करना पड़ता था। तो ये जो बफर किए गए जो खाद्यान्न चीज़ें हैं उनका वितरण किया जाता था। ठीक है, ताकि उन्हें मदद मिल सके। उसी तरीके जैसे कि कहीं अकाल पड़ गया या कहीं बारिश ज़्यादा हो गई तो जो फसल लगते थे उनका खाद्यान्न वाला वो नुकसान हो जाता है। और एक दूसरा और कारण है कि बांग्लादेशी शरणार्थियों का आवागमन। ठीक है, बांग्लादेशी जो शरणार्थी थे उनके आगमन होता है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना में वो जो इंपॉर्टेंट रहते हैं उसमें आपको बताता हूँ, रहने की सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिर भी इसमें विशेष करके ध्यान दीजिए। चौथी पंचवर्षीय योजना का पहले चीज़ तो टाइमलाइन याद रखने की 1969 से 1974। दूसरी चीज़ चौथी पंचवर्षीय योजना जो है डी आर गार्गिल मॉडल पर आधारित थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। श्वेत क्रांति योजना प्रारंभ हुआ चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। जो बफर स्टॉक है ना, सामानों बहुत सारे सामानों को जो आवश्यकता है जिसकी ज़रूरत है, ठीक है, उनको क्या किया गया है, स्टॉक किया गया ताकि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में है ना लोगों के काम आ सके। तो बफर स्टॉक की जो अवधारणा थी ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आई। और साथ में एक चीज़ याद रखना कि बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन भी होता है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। चलिए अब आगे देखते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। जो टाइम लाइन है 1974 से लेकर 1978। याद रखना पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो पीरियड था वो तो 1974 से लेकर 1978 तक। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है एक गरीबी उन्मूलन। ठीक है, उस समय जो हमारे देश में जो गरीबी वाली जो परिस्थिति थी, ठीक है, पैसे की कमी थी, तो जो गरीबी थी उनको क्या उन्मूलन करना, ठीक है, उनको गरीबी से बाहर निकालने के लिए कार्यक्रम यहाँ पे लाया गया था, ये उद्देश्य था। और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। ठीक है, कोशिश किया गया कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें भारत जो आत्मनिर्भर हो, ऐसा प्राप्ति के उन्होंने लक्ष्य रखा। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत कहने को तो वो सभी क्षेत्रों में, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित क्षेत्र हों या उत्पादन से संबंधित क्षेत्र हों, निर्माण का जो क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी से संबंधित क्षेत्र हो, विज्ञान के बारे में क्षेत्र हो या अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में है ना। तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए यहाँ पे उद्देश्य रखा गया था। साथ ही जो गरीबी उन्मूलन है उस पर भी कार्य किया। ठीक है, जो गरीबी थी उसको कम करने का, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश यहाँ पे की गई। इसमें तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत हुई पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद। जो 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 है ना, इसकी शुरुआत हुई थी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। ठीक, जो उस समय हमारे देश की जो वर्तमान स्थिति थी उसमें गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, तो इस फील्ड में पहली बार ध्यान दिया गया। इस क्षेत्र में ध्यान कौन सी योजना में दिया गया, प्रश्न कभी ऐसा आता है तो वहाँ पर बताना है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है जल्दी देखना में कि काम के बदले अनाज, ये एक नारा है। ठीक है, काम के बदले अनाज, ये कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो इसका संबंध है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से। जनता पार्टी कांग्रेस ने योजना को 1978 में समाप्त कर दिया। याद रखना। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। उस समय जो शासन था किसका था? जनता पार्टी कांग्रेस का था। ठीक है, जनता पार्टी कांग्रेस का शासन था जिसमें मोरारजी देसाई उसमें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने योजना को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ आपको। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में जो है याद रखते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत हुई। ठीक, और पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। और काम के बदले अनाज के कार्यक्रम का संबंध है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना, ये सभी बातें हो जाता है। ठीक, अब पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद आगे बढ़ें तो एक नया योजना है जिसका नाम रखा अनवरत योजना। याद रखना है छठी पंचवर्षीय योजना नहीं है, पाँचवीं और छठी पंचवर्षीय की योजना के बीच आया अनवरत योजना। और अनवरत योजना का जो टाइम लाइन था 1978 से 1980 के बीच में। ठीक, तो जो अनवरत योजना है ये हुआ 1978 से लेकर 1980 के बीच। अब देखिए
जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है उस समय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 1978 में पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया। अब अनवरत योजना है तो सरकार की ये थी जनता पार्टी कांग्रेस या मोरारजी देसाई थी, ठीक है, जनता पार्टी कांग्रेस या मोरारजी देसाई जी थी। तो इसको जब प्रश्न पूछा जाता है कि अनवरत योजना किनके द्वारा लाया गया, तो जनता कांग्रेस पार्टी या मोरारजी देसाई के द्वारा, ठीक है, क्योंकि उस समय जो सत्ता में जो मोरारजी देसाई जी थे और मोरारजी देसाई जी के संबंध जनता कांग्रेस पार्टी है। और एक चीज़ याद रखना कि ये अनवरत योजना का जो टाइम लाइन है 1978 से 1980, 2 साल का था। इसके बाद क्या है कि मोरारजी देसाई जी की सरकार जो है चली जाती है और नई सरकार बनती है कि इनकी इंदिरा गांधी जी की, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी ने जो ये अनवरत योजना चल रहा है इसको 1980 में समाप्त कर दिया, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी जब उनकी नई सरकार आई तो उन्होंने 1980 में अनवरत योजना को क्या कर दिया, तो समाप्त कर दिया, ठीक है। और चलिए आगे, उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्त कर दी, ठीक है। तो सुनने को मिलता है कि उच्च मूल्य की मुद्राएं जो ज़्यादा कीमत की पैसे होते हैं उनकी वैधता को समाप्त कर दी गई, ठीक है, याद रखो, है ना, इंपॉर्टेंट है कि उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता को समाप्त की गई थी कौन से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो अनवरत योजना के अंतर्गत, ठीक है। शराबबंदी जैसा कार्यक्रम पहली बार लाया गया था अनवरत योजना के दौरान, ठीक है। जन वितरण प्रणाली का विस्तार हुआ। जन वितरण प्रणाली का मतलब जो सामान्य लोग हैं, जो आम जन हैं, उनको क्या करना, वितरण करना, ठीक है, वितरण करना जो आवश्यकता है ना, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके लिए, जैसे कि अभी वर्तमान समय में जो पीडीएस चलता है ना, खाद्यान्न वितरण प्रणाली, ये सारी जो चीज़ें हैं जिसमें चावल को क्या क्या वितरण किया जाता है, ठीक है, चावल के सब कुछ खाद्यान्न चीज़ों का वितरण किया जाता है, जो गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, नमक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जन वितरण प्रणाली का विस्तार भी हुआ था अनवरत योजना के दौरान। और सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत हुई, ठीक है। याद रखेंगे कि बीमा से संबंधित बातें सबसे पहले आई थी अनवरत योजना के अंदर, ठीक है। तो सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत हुई अनवरत योजना 1978-1980। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है ना, उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्त की गई थी। इसमें तो अनवरत योजना के दौरान आपका जो टाइम लाइन है 1978 से 1980। उसी प्रकार शराबबंदी संबंधित बातें पहली बार सामने कब आई, अनवरत योजना के दौरान। और जो जन वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया, जन वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया, ये किया गया अनवरत योजना के दौरान, ठीक है। तो इसके तहत जो आवश्यकता के लिए जो अति आवश्यक वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे खाद्यान्न चीज़ें आते हैं, चमकदार, ठीक है, ये सब चीज़ों से वितरण से संबंधित करिए। चलिए अब ये अनवरत योजना आपका यहाँ से कंप्लीट होता है, ज़्यादा आपका 23 मिनट का नहीं, बाकी दो चीज़ आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक। तो सबसे पहले तो टाइम लाइन याद रखना है छठी पंचवर्षीय योजना का 1980 से 1985 है ना। तो छठी पंचवर्षीय योजना आया था 1980 से 1985 और छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। याद रखेंगे इसके पहले गरीबी उन्मूलन से संबंधित एक और कार्यक्रम चलाया गया था जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। तो ये अभी कंटिन्यू रहेगा कि भारत की जनसंख्या उस समय भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो जो गरीबी का जो उस समय एक दौर चल रहा था जिसमें पैसे की भारत के पास कमी नहीं थी, क्योंकि उस समय भारत तत्कालीन रूप से आज़ादी हुआ था, ठीक है। तो ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम आगे छठी पंचवर्षीय योजना में भी चलाया गया। साथ में उद्देश्य ये था कि रोजगार में वृद्धि करना, ठीक है। तो रोजगार में वृद्धि करने का उद्देश्य था ये छठी पंचवर्षीय योजना में। और इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि सम्मिलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट छठी पंचवर्षीय योजना में क्या है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये जो शुरू हुआ ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था। और यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होता है, कभी कभी क्या है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना ये पूछता है कि गरीबी उन्मूलन है ना कि कौन सा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था। तो ध्यान रखना है गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम में कंटिन्यू 2-3 बार ऐसा शामिल किया गया है गरीबी। तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना है छठी पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य। अब इसके आगे बढ़ते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 और सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समग्र रूप से उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है। ये उत्पादन जो है ये कृषि क्षेत्र में भी था, साथ ही निर्माण के क्षेत्र में था, उद्योग के क्षेत्र में। तो समग्र रूप से जो उत्पादन को बढ़ाना ये सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य में से एक था। सामाजिक प्रणाली की व्यवस्था करना, ठीक है, सामाजिक प्रणाली की व्यवस्था करना ये भी सातवीं पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य है। साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करना, ठीक है, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करना, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करना और सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना
यहाँ कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है कार्यक्रम में ये वजह से रहता है, ये समाजवाद की तरफ इशारा करता है। ठीक। और देसी तकनीकी का विकास करना, और देसी तकनीकी के विकास का था क्या, जो देसी तकनीकी उस समय थी, ठीक है, उनको सशक्त बनाना, ठीक है, ताकि हमें किसी दूसरे देश की तकनीकी और विदेशी तकनीकी की जरूरत ही ना पड़े, और इसी से हम आगे बढ़ते जाएँ, है ना, दुनिया के साथ चलते जाएँ। तो ठीक है, इसका उद्देश्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का समग्र रूप से उत्पादन को बढ़ाना, जो सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना, ताकि वो सामाजिक प्रणाली के माध्यम से जो एक आम जन की जो एक बड़ी संख्या है, ठीक है, वो यहाँ से फायदा उठा सके। साथ ही जो सामाजिक और आर्थिक असमानता जो उसमें समाज में मौजूद थी, किन्हीं लोगों के पास पैसे ज़्यादा थे, तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या के पास पैसे की कमी थी, ठीक है, तो इस पर भी काम किया गया कि इसकी जो असमानता है ना, दो अलग अलग वर्गों के बीच आर्थिक आधार पर दो अलग अलग वर्गों के बीच उनको भी दूर करने की कोशिश किया गया। देसी तकनीकी को सशक्त बनाने का कोशिश किया गया। चलिए अभी के लिए भोजन, काम और उत्पादन का नारा ये दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा कब दिया गया था, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की वृद्धि हुई, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की वृद्धि हुई थी, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो प्रति व्यक्ति आय में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, तो 3.6% की। निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई, ठीक है। ऐसा पहली बार हुआ था कि जो योजनाएं थी, जो कार्यक्रम थी, वो समाजवाद की तरफ थोड़ा सा झुकाव अधिक था, ठीक है, ताकि इसे आम जनों को, जो भारत के आम लोगों को, उनको भी फायदा हो। और उसके बाद यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि निजी क्षेत्र को, जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, उनसे ज़्यादा वरीयता दी गई, उनसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। अब इसमें कुछ ध्यान रखना, जैसे कि जवाहर रोजगार योजना ये 1989 में शुरू हुई। 1989 जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच आता है। तो याद रखें कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना 1989 शुरू हुआ। साथ ही इम्पोर्टेंट है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 याद रखना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 कब आया था, तो ये वो आया था अपने 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 को ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 जो है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था। आपको डेट याद रखना है, ठीक है, ईयर का डेट 1988। और सेबी फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये देखिए, ये क्या करते हैं, जो मार्केट होता है शेयर मार्केट, और साथ में जो इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन है, इन पे उनको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। मतलब सेबी जो है इंश्योरेंस और जो ओपन मार्केट है, शेयर मार्केट से संबंधित, उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है, उनको अथॉरिटी करता है। और सेबी की स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1988 को। सेबी की स्थापना कब की गई थी, तो 12 अप्रैल 1988 को। 7वीं पंचवर्षीय योजना में परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, जिसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेबी का गठन किया गया था 12 अप्रैल 1988 को। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आया 1988 को। और उसके आगे जाते हैं तो निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र से ज़्यादा वरीयता दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और प्रति व्यक्ति या 7वीं पंचवर्षीय योजना में 3.6% था, ठीक है। भोजन का, आम और उत्पादन का नारा दिया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। साथ ही जो देसी तकनीकी है ना, जिसे आत्मनिर्भर भारत, लोकल को लोकल, जैसे आज के दौर में हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाया जा रहा है, तो वैसे ही देसी तकनीकी विकास का आधार तैयार किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। चलिए ठीक है, आज के क्लास को यहीं विरप करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे फिलहाल 7वीं पंचवर्षीय योजना हो गया। देखिए यहाँ पे ध्यान दें, 4वीं पंचवर्षीय योजना से 7वीं पंचवर्षीय योजना तक। चलिए इसको अच्छे से पढ़ें, याद करें, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सर। चलिए ठीक है, अब 7वीं पंचवर्षीय योजना वहाँ तक पढ़ चुके थे, अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर आया योजनाओं का उसको याद रखना, ठीक है। योजनाओं का दो पहले पढ़ चुके हैं, अब ये है तीसरा। तो योजनाओं का है 1990 से 1992, टाइमलाइन याद रखना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद योजनाओं का 1990 से 1992, ठीक। और योजनाओं का इसका कारण क्या है, राजनीतिक अस्थिरता, मतलब सरकार का आना और जाना, ठीक है, एक स्थायी सरकार नहीं मिल पाया उस समय ये। दूसरा आर्थिक संकट, पैसों की जो किल्लत, ठीक। तो जो योजनाओं का 1990-1992 जो आया, उसका कारण था राजनीतिक स्थिरता, ठीक है, सरकार का लंबे समय तक नहीं बना रहना। और दूसरा चीज़ क्या है कि सरकार का बनना और गिरना। और दूसरा इसमें है आर्थिक संकट, ठीक। तो योजनाओं का तो बस इतना ही था। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसके आगे बढ़ते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें प्राथमिकता दिया गया, ठीक है।
मानव संसाधन विकास को, जो मानव संसाधन का जो क्षेत्र होता है उसके विकास को 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या दिया गया था, प्राथमिकता दिया गया था। जैसे कि रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य के जो विकास है इनका प्रयास किया। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया था मानव संसाधन को, जिसके अंतर्गत रोजगार, शिक्षा, जो जन स्वास्थ्य था, इनके विकास में क्या किया गया, प्रयास किया, इनको विकास करने के लिए प्रयास किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारी उद्योग के महत्व को, भारी उद्योग जो संरक्षण है उनको कम महत्व दिया गया। साथ ही जो आधिकारिक संरचना पर बल दिया गया, क्योंकि भारी उद्योग से संबंधित जो कार्यक्रम वो पहले भी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शामिल थे, तो उसके संबंधित जो नीतियाँ थी उसमें लागू थी और वो आगे चल रही। तो भारी उद्योग को थोड़ा सा कम महत्व देकर जो आधिकारिक संरचना पर बल दिया गया था, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना। साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत हुई 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। एक चीज़ आगे लिखेगी, जैसे महिला से संबंधित है ना, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई कब, तो 1993 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी 1993 में 1993 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। याद रखिए, तो राष्ट्रीय कोष है, इसमें कोष में क्या पैसा जमा किया जाता है। ठीक है, कोष में क्या है, पैसे रखे जाते हैं। तो जो प्रारंभिक सीमा थी वो कितना रखा गया था, 21 करोड़, है ना। तो कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में हुई, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, उसके प्रारंभिक कोष में जो सीमा निर्धारित की गई थी पैसे की, कितनी है, वो है 31 करोड़ रुपये। ठीक है, कितना, तो 31 करोड़ रुपये। प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने का उद्देश्य भी रखा गया इसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना में। जो 15 से 35 वर्ष के जो व्यक्ति थे उनके निरक्षरता को पूर्ण समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया इसमें, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, उम्र सीमा याद रखना है कि 15 वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक, 35 वर्ष तक। और निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर मैं आपको बताता हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में इंपॉर्टेंट को अगर देखा जाए तो पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लक्ष्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चल के देखते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत हुई थी, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। जो प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने का उद्देश्य था, या जो मूल बिंदु थी जिसको शामिल किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना में। और 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय या टाइम है वो 1997 से लेकर 2002 तक। इसका मतलब यह है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना तो 1997 से चालू होकर 2002 में खत्म हो जाता है। और 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था न्यायपूर्ण, निष्पक्ष वितरण एवं समानता का विकास करना। ठीक है, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है उसको याद रखेंगे कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता का विकास करना, पूरा निष्पक्ष तरीके से क्या करना, वितरण करना और सभी का समानता के साथ विकास करना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना असफल हो गया। कहते असफल होने का जो मूल कारण था अंतर्राष्ट्रीय मंदी, पूरे विश्व में उस समय मंदी चल रही थी, जो आर्थिक मंदी चल रही थी वही 9वीं पंचवर्षीय योजना का असफल होने का कारण है। ठीक है, तो अब 9वीं पंचवर्षीय योजना में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे कि आत्मनिर्भरता पर एक क्रम में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का कोशिश किया गया था। उसके लिए क्रम निर्धारित किया गया था कि किन किन क्षेत्रों में हमें आत्मनिर्भर होना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे परीक्षा दृष्टिकोण से कि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में काम एक क्रम से कब किया गया, तो ये किया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। आपका टाइम है 1997 से 2002। तो याद रखिए, भुगतान संतुलन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। मतलब हमारे और जो विदेशी मतलब हमारे देश के साथ आयात निर्यात से संबंधित जो व्यवसाय होता है उसमें जो भुगतान संतुलन है वो ऐसा ना हो कि भारत किसी को निर्यात ज़्यादा करे और आयात कम करे, या आयात कम करे और निर्यात ज़्यादा हो। तो इसके भी जो संतुलन होता है उसको क्या किया, सुनिश्चित किया गया, ताकि इसमें है ना एक संतुलन बना रहे और भारत या किसान हमारे ना तो ज़्यादा पैसा सामने वाले को देना पड़े, ना उनसे कम पैसा लेना पड़े। ठीक, विदेशी ऋण भार को बढ़ने से रोकना और कमी लाना। ठीक है, तो विदेशी ऋण भार जो है हमारे विभिन्न ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से जो पैसे भारत में मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि वो क्या बोलते हैं आपको वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ठीक है,
वर्ल्ड बैंक, IMF, तो इनसे जो भारत सरकार ऋण लेती है अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए, जैसे कि मांग बनाने के लिए, सड़क निर्माण में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो ये ऋण भार जो है ये ज़्यादा बढ़े ना, इस पर भी ध्यान दिया गया और साथ ही इसमें जो कमी लाने का प्रयास भी किया गया। ठीक, और खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, है ना, ये भी क्रम निर्धारित किया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। जो खाद्यान्न, जो हमारे खाद्य पदार्थ है उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, ताकि जो बाहर से किसी जैसे कि चावल ना मंगाना पड़े, गेहूँ मत मंगाना पड़े, और बहुत सारे प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उनको बाहर से आयात न करना पड़े। चलिए, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि उस समय था, है ना, वो समय ऐसा था कि भारत जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को भी एक प्रमुख उद्देश्य के तौर पर रखा गया कि इस क्षेत्र में भी हमें आत्मनिर्भर बनना है, हम ताकि दूसरे देशों पर आधारित या उसके ऊपर डिपेंडेंट आ रहे हैं। अब इसके आगे है ना, पाँचवा देखें, जड़ी बूटियों और औषधियाँ, पेड़ पौधे के प्राकृतिक संसाधनों को क्या करना था, इसका प्रॉपर उपयोग करना था, है ना, इसमें रोकना था कि ताकि इसका दहन ना हो सके, इसका दुरुपयोग ना हो सके। तो याद रखना है, आत्मनिर्भरता पर क्रम निर्धारित किया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसमें आपका भुगतान संतुलन सुनिश्चित किया गया ताकि जो कर्ज है वो एक सीमा तक रहे, जरूरत से ज़्यादा ना बढ़े, है ना, और विदेशी ऋण भार को भी एक कोशिश किया गया कि संतुलित करके रखा जाना, तो ज़्यादा हो ना हो कम हो। खजान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किया गया। जो विकास के क्षेत्र में भारत उस समय पिछड़ा हुआ था, उस क्षेत्र में भी काम किया गया ताकि आगे बढ़ सके, साथ में आत्मनिर्भर हो सके। और जड़ी बूटी और औषधियाँ, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनका दहन मत हो, उनका जो उपयोग हो तो वो एक संतुलित तरीके से हो। ठीक, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है कि ये 1997 से 2002 में लाया गया था, और इसका जो उद्देश्य था वो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता का विकास करना था। चलिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये जो समय है 2007 से 2012 का, याद रखना 10वीं पंचवर्षीय योजना में कोई बहुत अच्छा फैक्ट है यहाँ देखने को हमें मिला नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका 10वीं पंचवर्षीय योजना में आप उद्देश्य याद रखेंगे कि गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये पहले भी पंचवर्षीय योजना में आया हुआ है, वो अभी तक भी चल रहा है। ठीक है, ये आपको बहुत सारी योजनाओं में देखने को मिलेगा कि गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना ये 10वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 का उद्देश्य था। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना क्या, अगले 10 वर्ष, आने वाले 10 वर्ष हैं, इस टाइम पीरियड से 2007 से 2012 प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने का उद्देश्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। साथ ही जो 2007 में जो योजना आया 10वीं पंचवर्षीय योजना, उसमें एक और लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके तहत आने वाले 10 साल में जो प्रति व्यक्ति आय है ना, उसको क्या किया गया, 2 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। चलिए, अब आगे 11वीं पंचवर्षीय योजना, टाइमलाइन याद रखेंगे 2007 से 2012। ठीक, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइमलाइन है 2007 से 2012 है, शुरुआत और 1 अप्रैल 2007 से शुरू हुआ था 11वीं पंचवर्षीय योजना। टाइम याद रखना, 1 अप्रैल 2007 से 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। और उद्देश्य, क्योंकि 10 पंचवर्षीय योजना तक सभी क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा काम हो गया, किसी क्षेत्र में लक्ष्य पूरी तरीके से क्या हम लोग ने क्या किया था, प्राप्त कर लिया था, कहीं लक्ष्य से हम लोग थोड़े पीछे थे। ठीक है, तो ये जो योजनाएं हैं इसके तहत कार्य जो है पहली पंचवर्षीय योजना से 10वीं पंचवर्षीय योजना तक आगे कंटिन्यू था। ठीक है, अब चूँकि गति उन्होंने पकड़ लिया था, तब यहाँ पे बात किया गया तीव्रतम और समावेशी विकास। ठीक है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य रखा गया कि विकास जो होगा बहुत तीव्र गति से होगा, और समावेशी मतलब जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में हो सके ऐसा विकास होगा, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया। और इसमें देखते हैं समावेशी विकास है, इसके अंतर्गत समावेशी के क्षेत्र यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कृषि, उद्योग, सेवा, इसके साथ विभिन्न अधिक क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों में जो सर्वाधिक वृद्धि दर में क्या की गई, दिखाई दी, प्राप्त हुई। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, इसमें 8.3% की वृद्धि दिखी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 8.3% की वृद्धि देखी गई। जो हम समावेशी विकास करना है उसमें भी, है ना, क्योंकि समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो इसको प्राप्त इसमें कार्य किया गया, तो इसमें भी हम कुछ इसका रिजल्ट हम देखते हैं। तो सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई किसमें, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। जैसे समावेशी विकास का क्षेत्र है कृषि, उद्योग और सेवा, तो कृषि में 3.3% की वृद्धि देखी गई, कृषि में 3.3% की वृद्धि देखी गई, उद्योग में 6.6% की वृद्धि देखी गई, और सेवा में 9.8% की वृद्धि देखी गई। जो प्रारंभिक अनिवार्य शिक्षा है, ये भी 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसको अनिवार्य किया गया। प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया कौन सी योजना के तहत, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के तहत। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो याद रखना है कि सकल घरेलू उत्पाद में 8.3% की वृद्धि हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में।
जो विकास था उसको तीव्र और समावेशी किया गया। समावेशी मतलब जो अधिक से अधिक क्षेत्र इसमें क्या शामिल किए, सॉरी है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कृषि के क्षेत्र में 3.3% की वृद्धि हुई, उद्योग के क्षेत्र में 6.6% की वृद्धि हुई, सेवा के क्षेत्र में 9.8% की वृद्धि हुई थी। ये हो गया 11वीं पंचवर्षीय योजना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइमलाइन याद रखेंगे 2012 से 2017, और इसका भी उद्देश्य था तीव्र गति से विकास करना, अधिक समावेशी विकास करना, ठीक है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ से पंचवर्षीय योजना अभी क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हम लोग पढ़ लिए। तो याद रखना कि पंचवर्षीय योजना कितनी आई थी, तो एक पंचवर्षीय योजना से 12 पंचवर्षीय योजना तक हम लोग पढ़े। साथ में एक अमूर्त योजना आया था, योजना अवकाश है, ये 2 योजनाओं अवकाश आए थे। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक, इसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पंचवर्षीय योजना जो पहले निकाय के रूप में था, है ना, निकाय के रूप में आर्थिक नियोजन संगठन के रूप में इसमें संगठित किया गया था। उसके बाद पंचवर्षीय योजना भी ये बना, उसके बाद फिर आगे आपको नीति आयोग में निकलेगा। तो 2012 के बाद से कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आखिरी पंचवर्षीय योजना आई थी 2012 से 2017। अंतिम पंचवर्षीय योजना कब आया था, 2012 से 2017 में। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना, 11वीं पंचवर्षीय योजना को अच्छे से पढ़ लेना। 9वीं पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। साथ में आत्मनिर्भरता का जो प्रयास था, इसमें क्रम निर्धारित किया गया पहली बार।